तो देखिए सबसे पहले वेक्टर का बारे में थोड़ा थोड़ा याद दिलाना, या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे अगर अगर उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड हो, यानी अमाउंट कितना है, अगर उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, यानी किधर है, और अगर ओबे एन स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन, अगर ये तीन बात दिखाई दे, तब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं। और कि उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट हो, मतलब आप जवाब दे सकते हो कितना है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, यानी आप सवाल पूछ सकते हो किधर है, और वो स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता हो। अगर ये तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है, देन दोज क्वांटिटीज मे बी एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ये है, और इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को कैरेक्टराइज करती है दो प्रॉपर्टी। मतलब हम कैसे पहचानते हैं कि ये वेक्टर वो वेक्टर नहीं है, वो है इसका मैग्नीट्यूड, यानी अमाउंट कितना है, ये इसकी वजह से भी ये पहचानते हैं। यानी पहला डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का था, दूसरा 10 मीटर का था, इसलिए ये वेक्टर वो वेक्टर नहीं है। ये बात सही है। पहला डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था और दूसरा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर था, तो मैग्नीट्यूड से पहचानते हैं। इसलिए मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर को कैरेक्टराइज करता है। मैग्नीट्यूड जो है ना, वेक्टर को कैरेक्टराइज करता है, यानी उसका चरित्र बताता है कि ये वेक्टर वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि इस वेक्टर का नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है। ठीक है। और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन। हम उसे डायरेक्शन से भी पहचान देते हैं, तो इसीलिए उनको हम एक स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें भी दो बातें होंगी, एक होगा लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ लाइन जो बताएगा कि मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा होगा एंगल मेड बाय द लाइन, जो बताएगा कि डायरेक्शन कितना होगा। यानी इस ए बी का लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में होगा, और ए बी का जो एंगुलर ओरिएंटेशन है वो उसका डायरेक्शन बताएगा। तो ये शॉर्ट में बात समझ में आई होगी कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेगमेंट ऑफ लाइन वेयर द लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड एंड एंगल मेड बाय द लेंथ गिव्स द डायरेक्शन। अब इस वेक्टर इवेंट्स को कागज पर डायग्राम से बनाते हैं, तो वेक्टर डायग्राम कहते हैं, वेक्टर डायग्राम। और वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए जब हम रेफरेंस एक्सिस, इस तरह मैकेनिक्स में इसका साफ सुथरा बनाना जरूरी है। तो इसे हम प्राइमरी एक्सिस बोलते हैं एक्स को, और इसे सेकेंडरी एक्सिस बोलते हैं, और इसको ओरिजिन मानते हैं। और कभी कभी इसे ईस्ट बोलेंगे, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ कहेंगे, और इसे साउथ। अर्थ के सरफेस पर हैं तो ऐसा हो सकता है। अब यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है इसे, ये एंगल है ओ ए, ये वेक्टर ए, ओ ए, ये वेक्टर ए, और यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। तो वेक्टर ए को का मॉडुलस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ओ ए से दिखाते हैं, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है दैट गिव्स डायरेक्शन। यही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ से हम कल्याणी चौक जाएं, या फिर कल्याणी से स्टेशन भी जाएं, स्टेशन से बस स्टैंड भी जाएं, तो मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट हो, तो वो हम लास्ट में आपको डायग्राम बता देंगे, आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। अभी हम लोग इतना जाने कि ये स्ट्रेट लाइन से हम दिखाते हैं,
और रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वो एंगल डायरेक्शन देगा और उसका लेंथ जो होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा। और वेक्टर किसको कहेंगे? तो एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ए वेक्टर क्वांटिटी इफ इट हैज सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे एन स्पेशल लॉ ऑफ एडिशन। ये तीन बातें मिलें तब हम उसे वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब वेक्टर इवेंट्स को कागज पर डायग्राम से बनाते हैं और डायग्राम इज जस्ट ए सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जिसका मैग्नीट्यूड लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्शन। अब वेक्टर इवेंट्स घटनाएं का सिमिलर वेक्टर इवेंट्स में एडिशन एक ऑपरेशन है, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इसके लिए देखिए कि ये एक इवेंट है और ये एक दूसरा इवेंट है और ये एक तीसरा इवेंट है। पहले इवेंट में क्या हुआ है, तो हम जेल चौक से स्टेशन कल्याणी चौक पहुंच गए। कल्याणी, इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेक्टर है, न्यूटन में नापते, मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में। और दूसरा इवेंट हुआ कल्याणी चौक से स्टेशन पहुंच गए। ये दोनों इवेंट सिमिलर है नेचर में, इसलिए इन दोनों के एक के बाद एक हमारे साथ यानी एक ही आदमी के साथ, पर्सन के साथ होने से हुआ ये कि आप जेल चौक से स्टेशन पहुंच गए। तो इसे हम रिजल्टेंट इवेंट कहेंगे। रिजल्टेंट इवेंट हुआ परिणामी घटना, और इन दोनों को कंस्टिट्यूएंट इवेंट कहेंगे। कंस्टिट्यूएंट इवेंट, और इनके बीच हम एडिशन लिख सकते हैं कब, जब कंस्टिट्यूएंट इवेंट्स एंड रिजल्टेंट इवेंट्स दोनों ही वेक्टर हों और उनका नेचर एग्जैक्टली सिमिलर हो। यानी पहला इवेंट अगर डिस्प्लेसमेंट है तो दूसरा भी डिस्प्लेसमेंट हो और रिजल्ट भी डिस्प्लेसमेंट हो। पहला अगर फोर्स है तो दूसरा भी फोर्स है और रिजल्ट भी फोर्स हो, तब हम उनके बीच एडिशन ऑपरेशन यूज़ करेंगे। और अगर ऐसा हो कि कंस्टिट्यूएंट का नेचर आपस में भी एक ना हो और रिजल्ट से भी अलग हो, तब हो सकता है मल्टीप्लिकेशन यूज़ करें। जैसे पहला इवेंट है आप कुर्सी को उठाते हैं, लिफ्ट, दूसरा डिस्प्लेस कराते हैं, और दोनों जब होता है तो रिजल्ट जो होता है उसको लोग बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। तो पहला है कि आप फोर्स लगाते हैं, दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, और तब जो रिजल्ट आता है उसे आप वर्क कहते हैं। तो फिर वर्क जो होगा उसको क्या कहेंगे? इवेंट मीन्स यहाँ क्या है, इवेंट का मतलब घटना, इसको हिंदी में बोलते हैं। और घटना किससे बनती है? घटना इज द प्रोसेस और द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। किसी गुण या स्थान के, बॉडी के प्रॉपर्टी या बिहेवियर में जो चेंज आता है। जैसे हम जेल चौक से कल्याणी चौक गए, इट इज़ इवेंट बिकॉज जब हम जेल चौक पर थे तो हमारी पोजीशन, हमारी वेलोसिटी, हमारा एक्सेलरेशन, हमारा मोमेंटम और उनका डायरेक्शन अलग था, और कल्याणी पर जाकर उनका लोकेशन, पोजीशन रिलेटिव टू अदर्स बदल गया। तो इट इज़ ए इवेंट विच इन विच देयर इज़ ए चेंज इन देयर लोकेशन, पोजीशन, स्टेट ऑफ मोशन और अदर कंडीशंस। तो इवेंट है घटना। यहाँ इवेंट कहने का अर्थ घटना है। और घटना किसको कहते हैं? साइंस में घटना नहीं होती है चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ बिहेवियर, चेंज ऑफ लोकेशन, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ऑल आर इवेंट्स। ब्रॉड सेंस में ऐसे कुछ इवेंट्स को इंटरेक्शन कहते हैं आगे चल के, कुछ इवेंट्स को इंटरेक्शन भी कहते हैं आगे चल के। तो अभी हम बात ये कर रहे हैं कि ये दोनों कंस्टिट्यूएंट इवेंट हैं। आप कुर्सी उठाकर बाहर रख रहे हैं, तो उठाकर बाहर जो रख रहे हैं उसमें आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये दोनों बातें वेक्टर तो जरूर हैं मगर सिमिलर नहीं, क्योंकि ये न्यूटन में नापी जाएंगी और ये मीटर में, और जो हुआ है वो स्केलर है और जूल में नापी जाएंगी। तो अगर कंस्टिट्यूएंट इवेंट और रिजल्टेंट इवेंट सिमिलर ना हो तो इनके बीच एडिशन ऑपरेशन नहीं चलेगा। इनको हम आगे चल के मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो। तो अभी हम वापस लौट रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी जब constituent events and resultant events वो all are vectors and of same nature। जब अवयवी घटना और परिणामी घटनाएं सभी वेक्टर हों और उनका नेचर एक हो, तो दे आर रिलेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो उनको हम आपस में गुना कनेक्ट करते हैं एक इवेंट, एक प्रोसेस से जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
अब एडिशन ऑफ वेक्टर में हमें पता लगाना रहता है कि रिजल्ट क्या होगा, क्वांटिटेटिव रिलेशन लाना है बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स एंड द रिजल्टेंट्स। ठीक है, तो एडिशन के मेथड क्या है? एडिशन का डेफिनेशन हम लिखते नहीं हैं क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं और समय भी नहीं है। बस याद रखिए कि एडिशन इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन which establish relation between constituent event and resultant event if the events are vector and of same nature। अगर अब ये भी घटना है, परिणामी घटनाएं प्रकृति में समान हों और सब के सब सदिश हों तो उनके बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसी का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, उसी का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले ग्राफिकल मेथड बोलिए या जियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं, जियोमेट्रिक मेथड। ये मेथड मतलब न्यूमेरिकल्स बनाने के ख्याल से बांट रहे हैं। तो उसमें अगर वेक्टर इस तरह हो, कन्वीनियंस के लिए बोल रहे हैं, तो अगर इस तरह हो, अब इस तरह का मतलब इन दोनों वेक्टर में क्या सिमिलरिटी क्या डिसिमिलरिटी। दोनों वेक्टर का लेंथ अलग है मतलब मैग्नीट्यूड अलग है, दोनों वेक्टर का एंगल अलग है यानी डायरेक्शन अलग है, मगर दोनों वेक्टर को कागज़ पर जो दिखाया गया है वो को इनिशियल है, कॉमन इनिशियल कागज़ पर। एक्चुअल इवेंट नहीं कर सकते हैं, हो सकता है एक कुर्सी हो उसको दो लोग खींच रहे हों एंड देयर आर टू फोर्सेस, उनको दिखा रहे हैं। ये दोनों वेक्टर कागज़ पर दिखाए गए हैं, उसे हम को इनिशियल कहेंगे, यानी समान बिंदु से प्रारंभ होने वाले। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि ये वेक्टर्स इस तरह हों, ए इधर हो बी इधर हो, तो इन वेक्टर्स को आप कहेंगे कोलीनियर है। कोलीनियर स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, यानी कॉमन लाइन में, तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हो कि फर्स्ट आप यहाँ से स्टेशन गए और देन वहाँ से आप बस स्टैंड गए और तब वहाँ से आप एयरपोर्ट चले गए, तो ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है एक ही प्लेन में सरफेस पर हॉरिजॉन्टल, इसलिए इनको बोलते हैं कोप्लानर है, कोप्लानर। ठीक है, तो जब वेक्टर को इनिशियल रिप्रेजेंटेशन में हो, को लीनियर रिप्रेजेंटेशन में हो या को प्लानर रिप्रेजेंटेशन में हो, तो उनके एडिशन के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिज़ाइन करते हैं उसका नाम है, उसका नाम क्या है? उसका है नाम है ज्योमेट्रिक मेथड या ग्राफिकल मेथड। इसमें एक फंडामेंटल लॉ देखना है, उसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसका कोई प्रूव नहीं, बस होता है कि जब हम जेल चौक से कल्याणी गए, डायरेक्शन अलग था, मैग्नीट्यूड अलग था, और कल्याणी से स्टेशन पहुंच गए तो हम वहां पहुंच गए जिधर चले ही नहीं थे। ये इस इवेंट को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये फंडामेंटल लॉ है, तो लिखिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। सभी एडिशन का जितना भी नियम है सब इसी पर बेस्ड है, बाकी सब लॉ इससे डिराइव है, ये किसी से नहीं। तो ट्रायंगल लॉ यही है कि अगर आप कंस्टिट्यूएंट इवेंट को कागज़ पर, जैसे यहाँ है फर्स्ट इवेंट कंस्टिट्यूएंट इवेंट ओ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए सेगमेंट ऑफ लाइन। अगर अवयवी घटना को रेखा ओ ए से दिखाते हैं और उसके बाद जो दूसरा इवेंट आपके साथ हुआ उसे रेखा ए बी से दिखाते हैं, तो आप चाहें ना चाहें द रिजल्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। यानी इफ द फर्स्ट इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, एक्स एक्सिस एंगल बन रहा 0 डिग्री। इफ द सेकेंड सक्सेसिव इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए बी और एंगल बन रहा है थीटा 2 बराबर थीटा, देन रिजल्ट ऑफ द टू इवेंट शुड बी एंड मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय, बताइए किससे? ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, सदिश जोड़ का त्रिभुज नियम। सदिश जोड़ का त्रिभुज नियम कहता है कि अगर पहली घटना को रेखा OA से दिखाते हैं और दूसरा सक्सेसिव इवेंट को रेखा AB से दिखाते हैं, तो इन दोनों के होने से जो रिजल्टेंट इवेंट होगा दैट मस्ट बी एंड दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन OB। और इसका कोई रीज़न नहीं, बस होता है। इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ये R हो गया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल फाई, ये ट्रायंगल लॉ। यानी अगर फर्स्ट इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय OA and the second successive event is represented by AB, then the result should be and must be represented by OB।
तो रिजल्ट को ओ बी से रिप्रेजेंट होना चाहिए। ओ बी क्या है? इट इज थर्ड साइड किसका? ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स। कैसे? बाय टेकिंग देम एज एडजेसेंट साइड्स। उन सदिशों को आसन्न भुजा मानकर जो त्रिभुज निर्माण होता है उसकी तीसरी भुजा इन दोनों के जोड़ को रिप्रेजेंट करती है। ये फंडामेंटल लॉ है, ट्रायंगल लॉ। अब इधर कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ और साथ में पैरेलल में द लॉ ऑफ लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, दोनों साथ लेंगे तो बन जाएगा एक नया लॉ, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी ये कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ है, इसमें और कुछ डिराइव नहीं करना, ग्राफ पर बनाए तो एंगल स्केल से नाप कर निकालें। अब दूसरा एक कंसेप्ट है लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इन डायग्राम। लैटरल मतलब वेक्टर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट करना सीखिए, और तब ट्रायंगल लॉ और उस कंसेप्ट को मिला लीजिए और तब अप्लाई कीजिएगा तो बनेगा जो लॉ, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कंसेप्ट नंबर 1 हो गया। कंसेप्ट नंबर 2 लैटरल शिफ्टिंग एंड लैटरल एंड लीनियर दोनों कह सकते हैं, लैटरल या पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इन डायग्राम। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इन डायग्राम ये क्या है? तो अगर वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेगमेंट ऑफ द लाइन, अगर सदिश एक रेखा खंड से निरूपित हो रहा है एंड दैट लाइन इज ए एंड रिप्रेजेंटेड बाय बी ए, तो इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां चाहिए वहां ड्रॉ कीजिए। इस लाइन के ऑलमोस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए। अब उस लाइन पर उतना ही लेंथ कंसीडर कीजिए जितने लेंथ का है बी ए, तो उतना ही लेंथ कंसीडर किए जितने लेंथ का है बी ए। ये लिए B1 और यहाँ से लिए A1। तो नाउ A1 B1 इज इक्वल टू AB। इफ A1 B1 मैग्नीट्यूड में इक्वल टू AB and A1 B1 is parallel to AB, then vector A may be shifted to this other position, और तब उस समय वेक्टर A डैश और वेक्टर A दोनों आपस में बराबर होंगे, न केवल मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में भी पूरी तरह। यानी वेक्टर में बी शिफ्टेड पैरेलल टू इट्स लाइन और डायरेक्शन इफ द टू लेंथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जिसे कहते हैं लैटरल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। क्योंकि अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं और अगर उन दोनों का लेंथ बराबर है तो वेक्टर A represented by BA and vector A dash represented are B1 A1 are not two vectors, they are one। इस कंसेप्ट को एक तरफ रखिए और ट्रायंगल लॉ के कंसेप्ट को एक तरफ रखिए, दोनों को पैरेलल में रखिए और फिर अप्लाई कीजिए तो मिलेगा एक नया लॉ, उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए आगे देखते हैं इस कंसेप्ट और उस कंसेप्ट के एप्लीकेशन से कैसे तैयार होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम डायग्राम बना दें फिर लिखेंगे। देखिए ये हम एक्स एक्सिस लेते, ये वाई एक्सिस, यहाँ से लाइन ओ ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट वेक्टर ए। रेखा ओ ए जो खंड है वो पहले सदिश ए को निरूपित करेगी, ठीक है। तो करेगी का मतलब ए का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड लाइन ओ ए से दिखाया जाएगा और उसके द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल 0 माना जाएगा। अब दूसरा वेक्टर ट्रायंगल लॉ में जो पढ़े थे उसे लाइन ए बी से या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर बी है, ये एंगल बन रहा है थीटा। तो वेक्टर बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सी एंड इक्वल टू बी और एंगल विथ एक्स एक्सिस और रेफरेंस एक्सिस इज थीटा। तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहता है कि ए और बी के एडिशन से जो वेक्टर आएगा बनेगा उसे हम ओ सी से दिखाएंगे और उसे हम आर बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल लॉ का कंसेप्ट। और पैरेलल, और वो आर कौन होगा? तो वो थर्ड साइड होगा। और किसका थर्ड साइड होगा? तो ट्रायंगल का। और कौन से ट्रायंगल का? जिसका फॉर्मेशन हुआ है। और कैसे फॉर्मेशन हुआ है? तो ए और बी को एडजेसेंट साइड मानकर फॉर्मेशन हुआ है। वेक्टर ए और बी को आसन्न भुजा मानकर जो त्रिभुज निर्माण हुआ उसकी तीसरी भुजा आर
रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, ये कहता है ट्रायंगल लॉ। और अब इसे हम पैरेलल शिफ्ट कराते हैं, किसको, बी को। बी को पैरेलल शिफ्ट कराने के लिए हम थोड़ा थोड़ा देखिए सही है कि नहीं। हम एक लाइन ड्रॉ किए जो ए सी के पैरेलल है, थोड़ा सा ज़्यादा झुक गया लगता है, जो ए सी के पैरेलल है, अब सही है। और दूसरी लाइन ड्रॉ किए जो ओ ए के पैरेलल है, ठीक है, जो ओ ए के पैरेलल है। यानी हम ए बी को, ए सी को शिफ्ट कराकर यहाँ ले गए, पैरेलल शिफ्ट कराकर यहाँ हम ले गए ए बी, ए सी को ओ बी पर। आपको कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। और साथ में अगर हम ओ ए को जहाँ है वहीं रहने दें, ओ ए के पैरेलल लाइन सिर्फ खींचे बी सी, और तब बनकर तैयार हुआ पैरेललोग्राम। उस समय ओ सी क्या है, पहले क्या था, पहले ओ सी थर्ड साइड था, किसका, तो ट्रायंगल का। और ट्रायंगल बना कैसे था, तो वेक्टर ए और बी को एडजेसेंट साइड मानकर एक के हेड से दूसरा शुरू करके। और अब जब हम वेक्टर बी को उसके लाइन के पैरेलल शिफ्ट कराकर ओ बी पर लाए, इसमें लेंथ नहीं बदला, दिशा नहीं बदली, इसलिए वेक्टर भी नहीं बदला। तो फिर अब ओ ए अगर फर्स्ट वेक्टर है और ओ बी अगर सेकंड वेक्टर है, तो ओ सी जिसे हम रिजल्टेंट माने थे वो पहले तेरा ट्रायंगल का थर्ड साइड था। और अब बताइए वो क्या है। पहले हम ओ ए और ए बी को जोड़कर ओ सी लाए और बोले कि ओ सी शुड रिप्रेजेंट ए प्लस बी, ठीक है। एंड ओ सी क्या है, इट इज थर्ड साइड, किसका, तो ट्रायंगल का। और ट्रायंगल बना कैसे, तो वेक्टर ए और बी को एक के हेड से दूसरा हेड शुरू करके बना। उस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड था वो रिप्रेजेंट करता था रिजल्टेंट को। आज हम वेक्टर बी को लैटरली शिफ्ट कराकर यहाँ ले आए। मैग्नीट्यूड में अंतर हुआ नहीं, डायरेक्शन में भी कोई अंतर नहीं हुआ। अभी पहले उधर भी थीटा था, इधर भी थीटा, लेकिन अब जो ओ सी है, जो रिजल्टेंट है, तब भी था और अब भी है, वो ओ सी अब ट्रायंगल का थर्ड साइड नहीं बचा, बल्कि अब क्या हो गया, हो सके तो बताइए। नाउ ओ सी बिकम्स, पहले क्या था, ओ सी वॉज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल formed by the vectors as adjacent side where the second vector starts from the head of first vector। पहले था कि ए और बी जो है वो दो आसन्न भुजाएं बनाए, एक के हेड से दूसरा शुरू करके, और ट्रायंगल बनाकर जो हमारा थर्ड साइड हुआ वो रिजल्ट को बताता था। अब वही रिजल्ट है, वही वेक्टर है, लेकिन अब वो वेक्टर पैरेललोग्राम का डायगोनल बन चुका है। तो इसलिए ट्रायंगल लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ आया, with the help of lateral parallel principle of parallel और lateral shifting of vector। सदिश के समांतर विस्थापन के नियम गुण को शामिल करने के बाद त्रिभुज नियम दोनों को शामिल करके हम बनाए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो पैरेललोग्राम बना ओ ए सी बी, उसमें एक डायगोनल ओ सी है, जो कि अगर थीटा लेस देन 90 है तो ओ सी इज द मेजर डायगोनल एंड बी ए इज द माइनर डायगोनल। हमको पैरेललोग्राम लॉ में ये भी दिखाएंगे कि वेयर ओ सी रिप्रेजेंट्स ए प्लस बी, देन बी ए रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। प्रूफ दोनों करेंगे, लेकिन पहला बेस है ये पैरेललोग्राम का एडिशन ओ सी, इसलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। तब हम देखेंगे कि थीटा का वैल्यू क्या होगा कि ए प्लस बी इज मेजर डायगोनल, एंड थीटा का वैल्यू फिर किस तरह बदल जाएगा कि ए प्लस बी बिकम्स द माइनर डायगोनल। तो पहले हम इस पैरेललोग्राम लॉ को का डेरिवेशन करते हैं, जबकि स्कूल डेज में भी पढ़े हो, शायद पहले 11th में भी पढ़े हो। देखिए हाँ, बना कैसे पैरेललोग्राम लॉ वो भी आपको ध्यान में आ गया कि इट गेट्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ टू प्रिंसिपल्स, द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द लैटरल पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स इन द डायग्राम विदाउट अफेक्टिंग द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो आप क्या कीजिए, इस पैरेललोग्राम में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार है, ओ सी डी, सहमत है, ओ सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ सी डी में, क्या हम ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं। तो ये ओ डी बराबर कितना होगा, तो ओ ए प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस
सी डी का स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये वेक्टर बी है। वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी में ए सी बराबर है बी और कॉस थीटा बराबर हो गया ए डी बाई ए सी। तो ए डी बराबर हो गया ए सी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा। ए डी बराबर हो गया बी कॉस थीटा और सी डी बराबर हो गया बी साइन थीटा। सी डी बिकम्स बी साइन थीटा। तो अब इस एक्सप्रेशन में सब वैल्यू रख दीजिए। ओ सी किसकी जगह? आर स्क्वायर, और ओ ए किसकी जगह? ए, और ए डी किसकी जगह? बी, किधर गया? बी कॉस थीटा, और सी डी किसकी जगह? तो बी साइन थीटा। अब सबको सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करके रिजल्ट ले आते हैं तो ज़्यादा बेहतर था। नहीं कि सर आप बहुत थक गए, जल्दी जल्दी लिखिए। अच्छा चलिए ठीक है, लिख देते हैं। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा एंड देन प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इस दोनों टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आर स्क्वायर आ गया कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही हुआ वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर आर कौन है? रिजल्टेंट है किसका? दो कंस्टिट्यूएंट इवेंट का। उनको हम कागज पर रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी, और उन ओ ए ओ बी को एडजेसेंट साइड मानते हैं और फिर पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो उस पैरेललोग्राम का जो मेजर डायगोनल है वो वेक्टर ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजर डायगोनल। और ये ओ सी जो है ना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये भी देख लीजिए, फाई। और फाई हम कैसे निकालेंगे? तो ट्रायंगल ओ सी डी से निकलेगा फाई। कैसे? तो ट्रायंगल ओ सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आप tan फाई ले लें। ट्रायंगल ओ सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें tan फाई लें। देखिए क्या आता है, सी डी बाई ओ सी, नहीं सी डी बाई ओ डी, सी डी डिवाइडेड बाई ओ डी, यानी सी डी डिवाइडेड बाई ओ ए प्लस ए डी, यानी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये लॉ बेस्ड है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन एंड लैटरल और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पर। ये लॉ बेस्ड है ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन एंड लैटरल एंड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर एडिशन पर। अब इसके बाद जानना है कि वेदर ए और बी को एडजेसेंट साइड मानकर जो हम पैरेललोग्राम बनाएं, उनके बीच अगर एक्यूट एंगल है तो मेजर डायगोनल इज ओ सी। उनके बीच अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो मेजर डायगोनल ओ सी नहीं बचेगा, बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी, वहाँ दो डायगोनल है, एक डायगोनल ए प्लस बी दिखाता है और एक डायगोनल ए माइनस बी दिखाता है। ए माइनस बी के लिए हम अलग से फॉर्मूला लेंगे? नहीं, ए माइनस बी इज ऑल्सो ए प्लस माइनस बी। तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें एक चीज़ देखिए जो बचपन में देखे होंगे कि आर का वैल्यू किस किस बात पर डिपेंड करता है। तो आर का वैल्यू डिपेंड करता है ए के मैग्नीट्यूड पर, ठीक है, बी के मैग्नीट्यूड पर और दोनों के बीच के एंगल पर। और एंगल किस फॉर्म में है? तो कोसाइन फंक्शन है, और कोसाइन फंक्शन का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो आर का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। और कोसाइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? तो +1 होता है। और कोसाइन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? तो -1 होता है। यानी आर का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, अधिक से अधिक और कम से कम। तो वही दिखाना है, अधिक से अधिक कितना और कम से कम कितना। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो तो वह हो सकता है +1। अब कॉस थीटा मैक्सिमम का मतलब है आर का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा, और वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab गुना 1, यानी ए प्लस बी। तो यहाँ वेक्टर ए और बी को जोड़ने से जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड के जोड़ के बराबर होगा। उसी तरह कॉस थीटा का जो न्यूनतम वैल्यू है वह होगा -1, और आर का भी मिनिमम वैल्यू जो होगा वह होगा √a² b²
प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू a माइनस बी। यानी 5 न्यूटन और 4 न्यूटन के फोर्स को कभी भी जोड़ा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 5 + 4 यानी 9 न्यूटन, और कम से कम हो सकता है 5 - 4 यानी 1 न्यूटन। और इस पर सवाल ऑब्जेक्टिव रहता है कि 5 और 4 न्यूटन का फोर्स ऐड किया गया है, नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू रिजल्ट नहीं हो सकता। तो हर वो कोई वैल्यू रिजल्ट नहीं हो सकता जो 5 + 4 से बड़ा हो और छोटा हो 5 - 4 से, वो दोनों वैल्यू इनका रिजल्ट नहीं हो सकता। हाँ, अधिक से अधिक 5 + 4 और कम से कम 5 - 4 होगा, इसी के बीच में होगा। अब ये आज शुरुआत हुई, कल से आज स्पीड ज़्यादा बढ़ी है।